हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ इम्प्रेशन फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में हम सभी ही इम्प्रेशंस फॉर्म करते हैं अबाउट द अदर इंडिविजुअल्स। तो क्या होता है इम्प्रेशन फॉर्मेशन? इम्प्रेशन फॉर्मेशन इज़ अ प्रोसेस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि हम दूसरे इंडिविजुअल को परसीव करते हैं, नज़रिया बनाते हैं एंड उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड एक निष्कर्ष निकालते हैं दैट इज़ कॉल्ड द यूनिफाइड एंड कोहेरेंट सिचुएटेड इम्प्रेशंस ऑफ अदर्स। तो उसको क्या कहते हैं? हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई भी एक न्यू एम्प्लॉय या न्यू स्टूडेंट क्लास में आता है एंड उसने जो है बहुत मेसी रिंकल आउटफिट पहने होते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सीइंग दैट इंडिविजुअल, तो हमारे वी यूजुअली जज हिम और हर इन अ नेगेटिवली वे एंड वी एक्सपेक्ट हिम और हर टू वर्क एंड सच ए मेसी एंड स्लोपी एज जैसे कि उसके क्लोथ्स हैं। तो कहते भी ना, द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑलवेज लास्ट। तो हम जो है इम्प्रेशन ऐसा ही बना लेते हैं। तो इम्प्रेशन मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ कॉन्शियस and at times is a subconscious process in which people attempt to influence the perception of other people about person, object or event by regulating and controlling the information in the social interaction। मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाय सोशल इंटरेक्शन, तो हम जो इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करके और सामने वाले के बारे में परसेप्शन बनाते हैं, थिंकिंग अबाउट द पर्सन, ऑब्जेक्टिव एंड द इवेंट्स। और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। तो बेसिकली जैसे मैं बताया, एक प्रोसेस है जिसमें कि 3 सब प्रोसेस होते हैं। देयर आर 3 सब प्रोसेस इन इट। जब हम इम्प्रेशन बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन होता है सिलेक्शन। हम जो है सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन लेते हैं जब हम किसी के बारे में इम्प्रेशन बना रहे होते हैं। वी टेक इंफॉर्मेशन इन बिट्स एंड पीसेस। हम सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं अबाउट द टारगेट पर्सन। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी तो आपको पता होगा टारगेट पर्सन कौन होते हैं और क्या होते हैं। तो यस, वी टेक इन अकाउंट बिट्स एंड पीसेस ऑफ द इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड फिर उस सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन को हम ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ सिस्टमेटिक वे जिसको हम इंटरप्रेट कर पाए। एंड देन वी टेक आउट द इन्फ्रेंस, मतलब कंक्लूजन निकालते हैं उस इंफॉर्मेशन का अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज। एंड आप उसको बोलिए कि हम इम्प्रेशन बनाते हैं और जज करते हैं। तो बेसिकली दीज आर दी 3 sub process in the process of impression formation. Now there are various factors, और I should say कि sequence of the information जो होता है वो बहुत important role play करता है in the impression formation. Now sequence कैसे? For example, primacy effect. Primacy effect क्या होता है कि जो information पहले present की जाती है, it has stronger influence दैन द इंफॉर्मेशन विच इज़ पुट एट द एंड। मतलब जो इन्फॉर्मेशन पहले बता देती है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ हर कंट्री, है ना। बट मैं आपसे यही पूछूं कि हु वॉज द 7th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री और द 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइमेसी इफेक्ट। जो चीज़ पहले होती है, पहले प्रेजेंट की जाती है, वो ज़्यादा देर तक रहती है या इम्प्रेशन बनाती है। सिमिलरली रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है? रिसेंसी इफेक्ट ये होता है कि जब आपको स्पेशली बोला जाता है कि आप एंड में अटेंशन पे करना, मैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वीडियो के एंड में, एंड देन यू पुट अटेंशन टू द लास्ट मोमेंट्स, तो उसको बोलते हैं रिसेंसी। मतलब द इंफॉर्मेशन विच कम्स एट द एंड और उसके बारे में हम पहले से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैं वीडियो के दौरान बताती हूँ कि लास्ट में आप मेरे साथ बने रहिएगा, आई एम गोइंग टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वीडियो। तो आप जो है बहुत ध्यान से वो लास्ट मिनट की वीडियोस अच्छे से देखेंगे, तो उसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट। तो ये दोनों ही प्राइमरी से रिसेंसी इफेक्ट जो इम्प्रेशन फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स द सीक्वेंस इफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज द हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या है? एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम जब परसेप्शन कर रहे होते हैं अबाउट द टारगेट पर्सन, तो और उसमें जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ होती हैं, तो हम मान लेते हैं कि उसकी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ होगी, या ही विल बी हैविंग स्पेसिफिक मोर पॉजिटिव क्वालिटीज। जैसे कि अगर आपको दिखता है कि
एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो हम मान लेते हैं कि वो ड्राइंग में भी अच्छा होगा, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा होगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड द हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट इज द another factor is the attribution of casualty. now attribution of casualty का क्या मतलब है, यहाँ पे बर्नर्ड वेनर कहते हैं कि we assign a cause to a person's behavior। हम पर्सन का जो भी बिहेवियर होता है हम उसका कारण जानते हैं और कारण उसके साथ अटैच कर देते हैं, और वो कारण को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल, उस बंदे ने उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कुछ एक्ट किया, मान लीजिए एक किसी ने गुस्से में किया है ना, तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि हाँ, इंटरनली ऐसे बोलेंगे कि उसका तो नेचर ही ऐसा है, एंड एक्सटर्नली कुछ लोग उसको ऐसे बोलेंगे कि नहीं, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि उसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया। दैट मीन्स विच इज समथिंग इनसाइड द इंडिविजुअल, दैट इज द इंटरनल, एंड विच इज समथिंग आउट द इंडिविजुअल, दैट इज द एक्सटर्नल। तो ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इंप्रेशन फॉर्मेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबल फैक्टर्स एंड अनस्टेबल फैक्टर्स। स्टेबल फैक्टर्स जो हैं जो कि चेंज नहीं होते हैं, अनस्टेबल फैक्टर्स जो कि चेंज हो जाते हैं, लाइक सिचुएशन सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। अलग अलग स्कूल में अलग, जो इंसान घर में बिहेव करता है वही इंसान स्कूल में बिहेव नहीं करता है, एंड जो स्कूल में करता है वो अदर प्लेसेस पे नहीं करता है। तो दीज आर सम अनस्टेबल फैक्टर्स। अनस्टेबल फैक्टर्स क्या है, इंसान की पर्सनालिटी, वो मोर और लेस सेम ही रहती है, चेंज नहीं होती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट्स द इम्प्रेशन फॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टीचर को देखोगे, अपने टीचर को, वो आप देखोगे स्कूल में जब वो होते हैं वो डिफरेंट एक्ट करते हैं, बट शी विल नॉट एक्ट सेम एज इन हर होम। वो अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ वैसे एक्ट नहीं करेगी। वो सब आता है अनस्टेबल फैक्टर्स में। नेक्स्ट इज अ फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, जो कि इम्प्रेशन फॉर्मेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि देखा गया है देयर इज एन ओवरऑल टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू गिव ग्रेटर वेटेज टू इंटरनल फैक्टर दैन टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये देखा गया है कि लोग इंटरनल फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रादर दैन द एक्सटर्नल। और इसमें भी डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे है? मान लीजिए जब इंसान को कोई सक्सेस मिलती है तो वो क्या, वो इंटरनल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट करता है कि यस मेरी, फॉर एग्जांपल वो कहेगा कि हाँ ये मेरी विल पावर थी, ये मेरा हार्ड वर्क था, ये मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था कि जिस वजह से मैं एंट्रेंस क्लियर कर पाया। बट सिमिल एट द सेम टाइम जब कुछ फेलियर हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि बैड लक था, पेपर बहुत टफ था, या इन्विजिलेटर ने बहुत परेशान किया, लाइक दैट। सो ये जो हमारा फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर है ना, कि जब फेलियर्स को जो है हम एक्सटर्नल से जोड़ देते हैं और जो सक्सेस है उसको इंटरनल से जोड़ देते हैं, दैट इज द वन विच इफेक्ट्स इनटू द इम्प्रेशन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज द एक्टर एंड ऑब्जर्वर इफेक्ट। एक्टर एंड ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है? इट इज ए डिस्टिंक्शन फाउंड बिटवीन द एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स फॉर हिज और हर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपीरियंस। में क्या होता है कि जो खुद एक्टर है अपने बारे में तो अच्छी परसेप्शन पुट अप करेंगे, बट जो दूसरों को ऑब्जर्व करना होगा, है ना, अनदर पर्सन के पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपीरियंस को देखने पड़ेंगे, तो वो जो है नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं। मतलब वो ही सेम मापदंड डिफर हो जाते हैं इन द एक्टर एंड द ऑब्जर्वर बिहेवियर। जब वही मापदंड हम अपने साथ करते तो अपने बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, और जब दूसरे को ऑब्जर्व करते तो दैट बिकम्स द नेगेटिव। दिस इज काइंड ऑफ बायस जो कि इंप्रेशन फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। और नेक्स्ट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर्स। हम जो है अकेले में अलग बिहेव करेंगे एंड दूसरे जब प्रेजेंट होते तो अलग बिहेव करते हैं। ऐसा नॉर्मल ट्रिपलेट ने इन 1897 उन्होंने बताया, he observed that individuals saw better performance in the performance presence of others when they are performing the same task alone। उन्होंने कहा कि जब वो सेम टास्क अकेले करते हैं और जब वो सामने करते हैं किसी और के, तब ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं। किस लिए? क्योंकि उनको प्रेज और रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी। बट उसके साथ साथ कॉटरेल ने ही सेड ओवर द इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन। उन्होंने बोला कि ठीक है कि लोगों को प्रेज चाहिए होती है, और बट
ये कब होता है, जब वो काम अच्छा करेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तब जो है तब उनको प्रेज मिलेगी, रिवॉर्ड। बट एट द सेम टाइम जब उनको क्रिटिसाइज होंगे, अगर उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा तो दैट विल बी अ पनिशमेंट एंड बैड एक्सपीरियंस टू देम। सो इंडिविजुअल एक्ट्स अकॉर्डिंगली, उसको प्रेज चाहिए होती है, क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए होती है। So therefore he will perform well to get rewarded and avoid to make mistakes। तो इसी में आ जाता है कि नेचर ऑफ टास्क का भी काम, नेचर ऑफ टास्क मतलब काम कैसा है, काम सिंपल है या वो इंडिविजुअल पहले से जानता है, फेमिलियर है, एंड ही इज श्योर ऑफ परफॉर्मिंग वेल, तो वो करेगा फॉर द ईगरनेस ऑफ प्रेज एंड रिवॉर्ड। बट एट द सेम टाइम वो ही टास्क जो है कॉम्प्लेक्स है, न्यू है, जो पहले नहीं किया है, so there will be a fear of criticism or punishment is stronger, so individual will may not perform in the presence of others। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो कि हमें कंसिडरेशन में लेने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इम्प्रेशन फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं एंड इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इम्प्रेशन फॉर्मेशन की एबिलिटी को। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द इम्प्रेशन फॉर्मेशन। आई होप मैं वो कंसेप्ट समझाने में सक्षम रही हूँ और आपके लिए ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत वैल्यूबल साबित होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।